he locates the source of change. एक तो endogenous यानी ऑर्थोजेनेटिक सोर्स और एक एक्सोजेनस यानी हिट्रोजेनेटिक सोर्स। ये सोर्स हैं। और सोर्स क्या होंगे फिर? ये संस्कृताइजेशन, कल्चरल रेनेसां, ये सारे क्या हैं? सोर्स हैं ये। लेकिन ये सोर्स कैसे हैं? इंडोगैमस सोर्सेज हैं कल्चरल चेंज के, मतलब हमारे अपने सोर्स हैं। माइग्रेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, वो जो है वो भी सोर्सेज हैं। फिर हिट्रोजेनेटिक सोर्सेज की हमने बात की थी। हिट्रोजेनेटिक जो बाहर के हैं, वेस्टर्न कल्चर, वो सारी चीजें भी हमने की थी। करेक्ट और नॉट? हाँ जी, करेक्ट। तो अब अगर मैं इसी में थोड़ा सा अगर और मैं बढ़ाऊं हल्का सा, तो मतलब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में कर लें। कोमल, आपको समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है? कोमल जी, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। बोला करो ना यार एक बार में, हैं? बोलते क्यों नहीं हो? और तुमने देना शुरू कर दिया ना वो? हाँ सर, मैंने रात्रि सेंड किया था आपको। तो मैंने भी तो जवाब दिया था तुम्हें। यस सर। हाँ, यस सर। तो पॉइंट ये है कि जितनी भी ये मतलब जो भी ट्रेडिशन का सबसे कोर एलिमेंट्स हैं जो ये, इसमें हमें सिर्फ इतना समझना है कि हाउ थिंग्स आर मूविंग, कैसे किसने क्या बोला। जो क्वेश्चन आएगा वो तो फिर भी आपका सिर्फ ये नहीं आएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन नहीं आएगा। मैं एक बार पूरा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ डिटेल में, आपकी स्पीड से, धीरे धीरे। पहले हमारा गोल है समझना मॉडर्नाइजेशन किसको कहते हैं, फिर हमारा गोल है समझना मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या है, फिर हमारा गोल है उसकी हिस्ट्री क्या है, फिर हमने दो टर्म्स पहले यूज की थी, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, उन दोनों को देख लेंगे। फिर मैंने एक और टर्म भी यूज किया था, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, वो भी देख लेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस मैंने थोड़े से बताए थे और बता दूंगा। फिर अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं। फिर हम बात करेंगे एडवांस कम्युनिकेशन की। फिर हम बात करेंगे नेशनलाइजेशन या नेशनलिज्म और मॉडर्नाइजेशन कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जापान गए हैं, तो अब जापान में उन्होंने बोला वही करा रही है। मतलब मैं समझा नहीं क्या लिखा आपने आंचल जी, और फिर हम उसका थोड़ा सा एक क्रिटिक ले लेंगे। बोले हाँ आंचल जी, क्या कह रहे थे आप? आंचल जी, आपने क्या कहा? एक तो तुम लोग कुछ भी कहोगे। नहीं नहीं, ड्यू टू टेक्निकल, अरे यार मैं लिख देता हूँ। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसी दिशा में। आपको कुछ भी बोलना है तो यू कैन ऑलवेज जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। ओके जी। कि अगर मैं बोलता हूँ ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन किसके किसके बीच में होगा? एक होगी ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल, यानी कि अगर मैं ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करूं तो वही है मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस, यानी एक कंटिन्यूस डायनामिक प्रोसेस है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये मॉडर्न है ये नहीं। लोगों ने अटेम्प्ट किया है बताने के लिए, यानी कि उसके
एक अगर मैं वर्ड बोलूं तो ऑपरेशनल सेट ऑफ वेरिएबल्स, एक वर्ड आप याद करें या लिखें, ऑपरेशनल सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या है? ऑपरेशनल सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो होरोविज, HOROWITZ, वो एक थिंकर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला भैया कि यार ऑपरेशनल सेट ऑफ वेरिएबल्स से डिसाइड करेंगे कोई चीज मॉडर्न है कि नहीं। उन्हीं वेरिएबल से, उन्हीं तत्वों से आप पता लगा पाओगे, नए आइडिया जब आएंगे कि कोई चीज मॉडर्न है कि नहीं। फिर मॉडर्नाइजेशन में क्या हो सकता है भाई? अब मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या आ सकता है, फीचर क्या हो सकते हैं उसके, व्हाट कैन बी द फीचर्स? पहला फीचर, इट कैन बी साइकोलॉजिकल। सेकेंड फीचर, इट कैन बी नॉर्मेटिव। अब साइकोलॉजिकल में क्या होगा? साइकोलॉजिकल में इंडिविजुअल्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मोबिलिटी एंड इनोवेशन। क्या? मोबिलिटी एंड इनोवेशन। जैसे हम कर रहे हैं, हमने इनोवेट किया अपने आप को, हमने कनेक्ट किया अपने आप को, तो ये मॉडर्नाइजेशन का ही साइन है एक तरीके से, यू नो, रादर देन नॉट चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस, दैट इज व्हाट यू कैन से इज साइकोलॉजिकल। फिर हो गया एक नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि नॉर्म्स और वैल्यूज जो हैं वो इंडिविजुअल की साइकी के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या ट्रेडिशन है, और वो लिंक करती हैं मॉडर्नाइजेशन को कल्चर के साथ। तो ये हो गया तीसरा। तीसरा स्ट्रक्चरल मान लो, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? देयर विल बी एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। क्या? देयर विल बी एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में क्या आ जाएगा? जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में आपके आ जाएगा, जैसे आप कह सकते हैं, इसको ठीक से रखा जाना चाहिए। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में आपके क्या आ जाएगा? ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, ये सब क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। अब पार्सन ने क्या बोला? पार्सन ने बोला मॉडर्न सोसाइटी वो है जिसके अंदर मटेरियल प्रोग्रेस होती है और जिसके अंदर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू पार्सन इज अ मॉडर्न कल्चर या मॉडर्न सिविलाइजेशन आप कह। तो रिलेशनशिप क्या हुआ? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन? देखने में तो एक अप्रोच ये है कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन दोनों अलग अलग है, वो उत्तर और दक्षिण है। सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन या तो वो ट्रेडिशनल माने जाएंगे या वो मॉडर्न माने जाएंगे। तो मॉडर्निटी क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ चेंज हो गया फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी। कर क्या रियलिटी में ऐसा है? रियलिटी में आप ऐसा कह सकते हो कि या तो ये ट्रेडिशनल या तो ये मॉडर्न है, या वो एक प्रोसेस है। तो मॉडर्नाइजेशन ने हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर इम्पैक्ट डाला। ना तो कोई चीज कंप्लीटली मॉडर्न है, ना वो कंप्लीटली ट्रेडिशनल है, यानी को एग्जिस्टेंस हो गई। तो अब हमें यही समझना है कि को एग्जिस्टेंस है तो कैसा है। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक अम्ब्रेला थ्योरी है, एक बड़ी ब्रॉड थ्योरी है। 1950s के बाद, 60s के बाद हिप्पी वाले गाने आते थे, मूवी बनती थी पूरब और पश्चिम, है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आंचल जी, कोमल जी, कोमल जी, यस आंचल सर। जी, हैं? तो मूवी बनती थी पूरब और पश्चिम, गाना होता था जब जीरो दिया मेरे भारत ने, और सामने कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई वेस्टर्न ड्रेस में दिखा रहे हैं। तो ये जो एक चेंज आया 50s 60s से, इंडिया के केस में तो वेस्ट इज मॉडर्न, वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्न कल्चर, वेस्ट बोलते हमारे माइंड में आ जाता भाई वो तो मॉडर्न। तो यानी कि डरखाइम, कॉम्टे, वेबर, मार्क्स, ये सब इंटरेस्टेड थे मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वेस्ट को समझने, और उन्होंने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी दी। यानी कि वो मॉडर्न हो गए और जो डेवलपिंग नेशन है वो नॉन मॉडर्न नेशन हो गए। इंडिया कॉम्टे की नजरों में, इंडिया वेबर की नजरों में, इंडिया मार्क्स की नजरों में क्या है? नॉन मॉडर्न नेशन। लेकिन जैसा मैंने बोला 1940s 50s, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डीकोलोनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, तो यानी मटेरियल प्रोग्रेस, साइंटिफिक प्रोग्रेस, रेशनैलिटी, ये कोल्ड वॉर के साथ साथ जब वॉर बढ़ेगा, इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर जब मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस डेवलप होंगे तो हम भी मॉडर्निटी की तरफ आएंगे। एक थिंकर थे, एक राइटर थे, उनका नाम था डैनियल लिनर, DANIEL, डैनियल, डैनियल, डैनियल LER, NER, डैनियल लिनर,
LERNER, डैनियल लेर्नर। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सबसे पहले किताब लिखी द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी जा रही है। उन्होंने सर्वे किया अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, विलेजेस का सर्वे किया। उन्होंने कहा ट्रेडिशनल सोसाइटी जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो मॉडर्निटी कैसे पॉसिबल है? ओनली थ्रू चेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन। इससे लोगों में भी चेंजेस आएंगे। उसने 3 टाइप के लोग आइडेंटिफाई किए, जो आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट सोसाइटीज में, या आप कह सकते हो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दोनों बातों में अगर हम 3 तरह के करें, एक तो ट्रेडिशनल, एक ट्रांजिशनल और एक मॉडर्न। यानी मॉडर्न इंडिविजुअल जो उनका कहना था वो हैप्पियर हैं, बेटर इन्फॉर्म्ड हैं, रिलेटिवली यंग हैं। ट्रांजिशनल में कौन होगा? जो मॉडर्न भी हैं और ट्रेडिशनल भी हैं। वो हो सकता है कि किसी एक्सट्रीमिटी को भी धारण कर लें, थोड़े से एक्सट्रीम में चले जाएंगे, वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो उस तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो गांव में जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है, हरियाणा के विलेजेस में है, साउथ इंडिया में भी है, मॉडर्न चीजें भी आ गई लेकिन ट्रेडिशन भी वही बरकरार है। पीनी वही लस्सी है, कोई कोक नहीं खा रहा, कोई बर्गर नहीं खा रहा उठते ही है। कोमल, कोमल जी, सर गलत तो नहीं है ये बात? नहीं सर, या आपने आज उठते ही पकोड़े क्या खाई बनाया? ले, बर्गर पकोड़े खाया बन आप? नहीं सर। नहीं, अब तो गांव में भी पिज्जा बर्गर मिलने लगे। नहीं, मिलने तो लग गए गांव में पिज्जा बर्गर। भूपति जी बोल रहे हैं? सर मामा बोल रहे थे। सर वीडियो स्टॉप हो गई। उठते ही हमें पिज्जा बर्गर चाहिए, कि हमें उठते ही जो है हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं? वो है ना, डिपेंडेंट इस बात के ऊपर है कि हम सोच क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि कैटेगरी बना दी गई। एक और कैटेगरी बनाई फिर, एक रोस्टोव, ROSTOW, रोस्टोव साहब ने बोला कि सारी की सारी सोसाइटीज 5 कैटेगरी में डाल सकते हो भैया। एक को ट्रेडिशनल बोल दो, जहां पे मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या करेंगे? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग में इन्वॉल्व होंगे, रिलीजन बहुत प्राइमरी होगा, मिलिट्री सर्विसेज भी देंगे। फिर सेकंड स्टेज कौन सी आई? प्री कंडीशन, टेक ऑफ करने से पहले जहाज में आप जाना है, आपको एयरपोर्ट पे चले गए हो, आपका सिक्योरिटी चेक हो गया है, तो सिक्योरिटी चेक से लेके बोर्डिंग पास, इकोनॉमी ट्रांजिशन में जा रही है। ये हो गया आपका दूसरा स्टेज। नए आइडिया आएंगे, एजुकेशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, कम्युनिकेशन आएगा। लेकिन इन सबके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन टेक्निक, वो सब को एग्जिस्ट करेंगे, पुराने और नए दोनों एक साथ। यानी गांव में जो है स्कूटर भी चलेगा लेकिन बैलगाड़ी भी चलेगी। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज हो गया, टेक ऑफ स्टेज, एक्टिव डेवलपमेंट होगा, गुड़गांव बन जाएगा, रैपिड चेंज आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, बिजनेस एंटरप्राइजेस होंगी, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये तीसरा स्टेज हो गया। चौथा क्या बोला उन्होंने? ड्राइव टू मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी हो गई अब, जैसे यूरोप में है। यूरोप में ड्राइव टू मेच्योरिटी भी नहीं है, वो तो बल्कि हाई और आगे पहुंच गया। बॉम्बे, बॉम्बे इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राइव टू मेच्योरिटी। लेकिन हमारे यहाँ हैवी इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ वो है, सर्विसेज सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। तो इस स्टेज के अंदर जो नेशनल इनकम हमारी है, जो प्रोडक्शन है, वो ज्यादातर जो है इंडस्ट्रीज और सर्विसेज से आए। यानी प्रोडक्शन अब धीरे धीरे किस तरफ जा रहा है? लग्जरी की तरफ जाए, चॉइस की तरफ जाए। और फिर 5वां स्टेज आएगा हाई कंजम्पशन, जैसे अब UK, US,
जापान, जर्मनी, फ्रांस, हो गया जी, 5वां स्टेज आ गया। और उस स्टेज के अंदर 5वें स्टेज में आप ये लगा लो वेलफेयर एक्टिविटीज, वेलफेयर एक्टिविटीज जैसे सोशल सिक्योरिटी है, नॉर्डिक कंट्रीज में है, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर, नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर जो है आंचल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। थैंक यू, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। मेरी फोटो मुझे छोटी दिखाई दे रही है यार, कमाल हो गया। सर आप आज ज्यादा रहे हो, आज आप, हिल ज्यादा रहे हो सर, एक स्टेबल नहीं बैठे हो सर। अरे मैं क्यों हिलूंगा, सर कभी ऐसे 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 हो रहे हो सर। वो वहीं से हो रहा है, मैं नहीं हिल रहा। मतलब कैसे कैसे? फोटो तुम ऑन करके दिखाओ, देखिए जरा हम भी क्या कह रही हो तुम, कैसे कैसे? वीडियो ऑन करो। हाँ, कैसे हिल रहे हैं, जरा हिलना है जरा। अरे ऐसे कहाँ, ऐसे क्या हो, ऐसे नहीं है भाई कुछ भी, ऐसे से हो रहा हूँ मैं, ऐसे से। आवाज नहीं आ रही सर अब सही बैठे हो, पहले ऐसे हो रहा था। भाई, मैं ऐसे ही बैठा हूँ यार, वेरी अनफेयर। तो इंडिया में जो, हाँ कोमल, यस सर। मैंने कहा सर मैं भी आप भी लोग जैसा हूँ अभी, मैं फिलहाल मैं भी मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ। यस सर। तो अब इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जो हमने सारी बातें की, इसके सारे स्टेज तो नहीं पहुंचे, लेकिन कॉलोनाइजेशन से हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़े। अर्ली इंस्ट्रूमेंट जो मॉडर्नाइजेशन के हैं, अर्ली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश रूल। अर्ली इंस्ट्रूमेंट क्या है मॉडर्नाइजेशन के? वेस्टर्न कल्चर, ब्यूरोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इकोनॉमी का सुपर स्ट्रक्चर चेंज होना, ये सब का सब क्या हुआ है, चेंज एजेंट है। इन्होंने हमारे अंदर सेंस ऑफ नेशनलिज्म, एक नया कल्चर, एक नया पॉलिटिकल आइडिया, ये सब भी चीजें लेके आया, और इससे चेंज आया हमारे ट्रेड स्ट्रक्चर में। एक हमारी नई क्लास इमर्ज हुई, जिस क्लास को हम क्या कहते हैं, मिडिल क्लास। लेकिन मिडिल क्लास की इमर्ज होने के बावजूद भी हमने ट्रेडिशनल क्लास से नाता नहीं टूटा या नहीं तोड़ा। कास्ट और क्लास हमारे यहाँ साथ में ही चल रहा है, हमारे यहाँ अपर क्लास भी चल रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम में क्या हुआ है, मॉडर्नाइजेशन आ गया, लेकिन नेशनल मूवमेंट में जो लीडर्स थे, उन लीडर्स ने सरकार बनाई, डेमोक्रेसी के प्रोसेस को आगे बढ़ाया, लेकिन सोसाइटी में एक रेडिकल चेंज की जरूरत थी। इसीलिए रेडिकल चेंज की जरूरत थी, तो क्या किया गया, हमने पढ़ा है, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया, प्रिंसली स्टेट्स को खत्म किया गया, बहुत सारी चीजें जो रजवाड़े और राजा के जमाने की थी और जो पारंपरिक सभ्यता, पारंपरिक समाज का हिस्सा था, उसको तोड़ दिया। लेकिन हम इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहते थे या चाहते हैं, और सोशली जस्ट। इसलिए याद कीजिए हमारे प्रियम्बल, याद कीजिए डीपीएसपी को, उसमें जितने आइडियाज हैं वो ट्रेडिशनल मॉडर्निटी को दिखाते हैं। एक तरफ लिखा होता है गौ हत्या भी नहीं होनी चाहिए, कोशिश करेंगे, एक तरफ लेकिन लिखा है हम पर्यावरण को भी बचाएंगे, एक तरफ लिखा है इक्वल पे मिलनी चाहिए मेल और फीमेल को। तो ये सारी बातें हुई। मॉडर्न एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें मॉडर्निटी की तरफ पहुंचाया। कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए। अब फिर हम बात करेंगे अप्रोचेस की, जो हमने बात की थी पहले भी। जैसे एम.एन. श्रीनिवास साहब ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया संस्कृताइजेशन का, यानी सोशल मोबिलिटी। जैसा मैंने कहा था, निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग की तरफ आना चाहता है, लोअर कास्ट का व्यक्ति वो आइडिया, वो कस्टम, वो चीजें जो है लेना चाहता है जो अपर क्लास की, सर्टेन रिचुअल, सर्टेन कस्टम जो अपर क्लास के हैं, उनके बेनिफिट के हैं, वो चीजें। ड्रेसिंग सेंस हो गया, मैंने कहा था उनके राइट्स हैं, उनके रिचुअल्स हैं, ये हम कर चुके हैं। मीट खाना कंज्यूम करना छोड़ेगा, जैसे मान लो अपर क्लास में मान लो नहीं खाते,
अल्कोहल भी कंज्यूम करना शायद शुरू करेगा, बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल में भी चेंज ले आएगा, एनिमल सेक्रीफाइस को छोड़ देगा। तो ये सारी चीजें संस्कृताइजेशन का पार्ट है। यानी जो ब्राह्मण करेंगे, ब्राह्मण वर्ग जो करेगा, ब्राह्मणिकल क्लास जो करेगी, अप वर्ग करेगा, वो करना है। वेस्टर्नाइजेशन दूसरी तरफ क्या है? वेस्टर्नाइजेशन जो है वो इंडियन सोसाइटी में कॉलोनाइजेशन के पास जो परिवर्तन, कॉलोनियल ईरा हमारे यहाँ क्या लेके आया? एजुकेशन लेके आया, टेक्नोलॉजी लेके आया, साइंस लेके आया, डेवलपमेंट लेके आया, भले ही वो गलत दिशा में लेके आया, लेकिन लेके आया, उससे मॉडर्निटी आई। तो अपर कास्ट को उसका फायदा हुआ, लोअर कास्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ा, तो उससे रेडिकल चेंजेस आए सोशल स्ट्रक्चर, अभी भी आ ही रहे हैं। तो ये हो गया जी आपका संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। हमने ये दोनों चीजें पहले भी पढ़ी थी। अब बात हुई लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन। हमने उस दिन भी बोला था लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन। ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड, उन्होंने दिया, रॉबर्ट रेडफील्ड साहब। और बाद में यूज किया गया सिंगर और मैरियट। एक थे थिंकर सिंगर और एक थे मैरियट, उन दोनों ने हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया। तो आइडिया क्या है इसका? मेन सोशल चेंज को स्टडी करना, सिविलाइजेशन को स्टडी करना। यानी कि हमारे जो देश में, हमारे भारत में जो भी सामाजिक विकास हुआ है, जो भी सामाजिक परिवर्तन हुआ है, वो दो की वर्ड के साथ उन्होंने किया। एक सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है ना जी, सोशल स्ट्रक्चर की बात की उन्होंने, और दूसरा बात कर रहे हैं वो एक टर्म उन्होंने यूज किया था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन वर्ड यूज किया, साथ में सिविलाइजेशन वर्ड यूज किया। सिविलाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन बोलोगे उसमें सोशल स्ट्रक्चर आ जाएंगे, और सिविलाइजेशन बोलोगे उसमें कल्चर आ जाएगा। तो कल्चर और सोशल दोनों चीजें उन्होंने स्टडी की। उन्होंने कहा भारत का जो समाज है वो इवोल्यूशनरी है, इसका इवोल्यूशन हुआ है, ये ऐसा एक दिन में रेडिकली चेंज नहीं हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। पहली स्टेज में उन्होंने बोला इंडिजिनस इवोल्यूशन की बात अगर हम करें तो इंटरनल एलिमेंट जो हमने बोले हैं, जिसको हमने बोला था ऑर्थोजेनेटिक, इंडिजिनस यानी ऑर्थोजेनेटिक जो है वो एलिमेंट्स हैं। सेकंड स्टेज क्या है? हिटेरोजेनेटिक। हिटेरोजेनेटिक यानी आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल कल्चर। यानी सिविलाइजेशन में दो हो गए, दो काइंड ऑफ ट्रेडिशन हो गए, एक तरीके से एकदम दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये भी हम कर चुके। तो ग्रेट ट्रेडिशन क्या है? ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब है जैसे अब अपर क्लास, पीएचडी, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो प्रोफेशनल क्लास है वो है ग्रेट ट्रेडिशन, जो हर सोशल रियलिटी को इंटरप्रेट कर सकते हैं। लिटिल ट्रेडिशन क्या है? कम पढ़े लिखे, पारंपरिक समाज, किसान, महिलाएं, कॉमन आदमी, ये है लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ नॉलेज को दर्शाता है, कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ नॉलेज। लिटिल ट्रेडिशन लोकलाइज्ड, इंडिजिनस, वैसे हेरिटेज को दर्शाएगा वो। लिटिल ट्रेडिशन में लोकल आइडियाज होंगे, हाँ, जैसे ग्रेट ट्रेडिशन में, अब ग्रेट लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन का इंटरेक्शन भी होता है हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे मान लो कोई कुल देवी है, छोटा मेला लगता है, सिर्फ गांव-गांव के लोग आते हैं, आसपास के सिर्फ उसी बिरादरी के लोग आते हैं, दैट इज लिटिल ट्रेडिशन। लेकिन तिरुपति, वैष्णो देवी, वो हो गया हाई ट्रेडिशन, उस तरीके से। तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए दो कॉन्सेप्ट उन्होंने और बताए, एक कॉन्सेप्ट का नाम बताया यूनिवर्सलाइजेशन, और एक कॉन्सेप्ट का नाम बताया पैरोकिलाइजेशन। वर्ड है पैरोकियल, आपने एक शब्द सुना होगा पैरोकियल, अभी मैं इसका मतलब भी बताऊंगा। पैरोकियल, पैरोकियलाइजेशन, PAROCHIALIZATION, पैरोकियलाइजेशन, PAROCHIALIZATION, पैरोकियलाइजेशन। यानी दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक हो गया यूनिवर्सलाइजेशन, एक हो गया पैरोकियलाइजेशन। अब यूनिवर्सलाइजेशन में क्या होगा? यूनिवर्सलाइजेशन, सोचो यूनिवर्सलाइजेशन होगा क्या इसके अंदर? लिटिल ट्रेडिशन जो है बड़े ट्रेडिशन बन जाएंगे। पैरो यूनिवर्सलाइजेशन हो रही है हर चीज का, यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है, फैल रहा है। और पैरोकियलाइजेशन में क्या होगा? पैरोकियलाइजेशन में ग्रेट ट्रेडिशन की नॉलेज जो है लिटिल ट्रेडिशन के पास जा रही है। पैरोकियलाइजेशन ऊपर से नीचे, वो नीचे से ऊपर। कोई डाउट?
कंफर्म कीजिए, भूपति जी, ब्रिजबाला जी, आंचल जी, मतलब हम सब दिखाओ, कुछ तो करो भाई, पता कैसे चलेगा। क्लियर सर। सर आपने, हेलो सर। हाँ बोल यार। सर ये यूनिवर्सलाइजेशन और परकुलाइजेशन ये तो है कि जो अपर जो ग्रेटर ट्रेडिशन जो ऊपर वाले हैं वो उनको देख के वो जो सर जो ऊपर वाले हैं उनको देख के जो लोअर वाले हैं वो उनको फॉलो करेंगे। फॉलो नहीं करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही समझो, वो प्रोसेस है। ये क्या है? ये प्रोसेस है सर एक बार दोबारा समझाओ। भाई। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है सार्वभौमिक, जैसे यूनिवर्सल, सब जगह जो चीज हो सकती है उसको क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सलाइजेशन। यानी कि अपर क्लास की जो नॉलेज है, पढ़े लिखे लोगों का जो समाज है, जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं नॉलेज के दम के ऊपर, उनके विचारों को जब निम्न समाज अपनाएगा तो ये क्या हो गया? परकुलाइजेशन। कैसे हो गया ये पर्कुलाइजेशन? सर इसमें ही तो आपने बताया है कि जो अपर क्लास का नॉलेज है वो हाँ, उनको अब बिल्कुल नहीं, पहले तुमने क्या पूछा था, यूनिवर्सलाइजेशन की पर्कुलाइजेशन? दोनों पूछे थे सर, पर लेकिन मेरे को यूनिवर्सलाइजेशन समझ नहीं आया, परकुलाइजेशन अच्छा, समझ मैं आया। यूनिवर्सलाइजेशन पहले बताया था। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है कि जो लिटिल ट्रेडिशन है, यानी जो छोटे छोटे ट्रेडिशन है, मान लो वो बड़े ट्रेडिशन बन जाएंगे, ये हो गया अपना यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है? यानी क्योंकि वो फैल गए, लिटिल ट्रेडिशन बिकम्स ग्रेट ट्रेडिशन। और लिटिल ट्रेडिशन का मतलब जैसे मैंने क्या बताया, छोटे छोटे जो परंपराएं होती हैं। जैसे मान लो, एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हमारे घरों में, मान लो दूध में हल्दी डाल के पीते हैं चोट लगने पे, ये पहले क्या था? लिटिल ट्रेडिशन। हाँ, अब साला अमेरिका का डॉक्टर भी बोलता है भाई कि टर्मरिक जो है, अमेरिका ने तो पेटेंट कर दिया था इसका, अमेरिका ने इसको पेटेंट कर दिया कि ये तो हमने क्या, ये हमने आइडेंटिफाई किया है कि हल्दी के अंदर क्या है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। ये किसने बोला? कोमल जी, यस सर। ये किसने बोला? अमेरिका वालों ने सर। अमेरिका वाला ने बोला। तो हमारा ट्रेडिशन पहले क्या है? ये लिटिल है पहले। लिटिल है ये। और जब अमेरिका ने लिख दिया, जर्नल में छप गया, जैसे अभी काढ़े पे कितनी बातें हुई थी कोरोना में, यस सर। तो वो पहले लिटिल ट्रेडिशन है वो सारे, लेकिन जब वो कंपनियां उस पे हजारों करोड़ों रुपए का सामान बनाएंगी तो वो क्या बन गया? ग्रेट। रेट हो गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका? यूनिवर्सलाइजेशन हो गया। अपने आप शब्द को समझो। फिर दूसरा मैंने शब्द क्या बताया? पैरोकियलाइजेशन। पैरोकियल शब्द नेगेटिव में टर्म में यूज करते हैं हम, लेकिन पैरोकियलाइजेशन में क्या होगा? जब ग्रेट ट्रेडिशन की बातें लिटिल ट्रेडिशन में पहुंच जाए। क्या? यस सर। जैसे जैसे डिसिप्लिन, मतलब कुछ कुछ चीजों का डिसिप्लिन, यस। कम इमोशनल है, थोड़ा टफ है, जिसे जैसे कहते हैं शहर वाले लोग तो यस। मतलबी होते हैं। क्या? यस सर। गाँव में ऐसे क्या कहा जाता है? शहर वाले लोग मतलब ही होता है। भी होते हैं। नहीं, नहीं कहते ऐसे कोमल? कहते हैं सर। क्या? तो आप अपने आप को क्या मानती हो, गांव वाली कि शहर वाली? इन बिटवीन। इन बिटवीन। देखो, अब आपने खुद ही कहा, यानी लिटिल ट्रेडिशन भी है आपके पास और ग्रेट ट्रेडिशन भी है। ट्रेडिशन भी। फिर एक कॉन्सेप्ट आया जी आपका स्ट्रक्चरल चेंज का, कि इंडिया स्ट्रक्चरल चेंज के थ्रू गुजरा नहीं गुजरा, ये तो हमने पहले भी बात किया। आपने इकोनॉमी में ही पढ़ा है कि स्ट्रक्चरल चेंज यानी सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें तो ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो गई। पहले भाई पूरा का कुनबा साथ रहता था, दादा, दादा के भाई, उनके भाई हैं, पूरी ज्वाइंट फैमिली, सबके अपने अपने रोल थे। क्या? सारे रोल करते थे, रोल प्ले। खेत में जाएंगे, फीमेल सारी साथ में खाना बनाएंगी। धीरे धीरे चीजें बदल गई। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा? इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ज्वाइंट फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, मोर स्पेशलाइज रोल होगा।
तो मैक्रो और माइक्रो लेवल के ऊपर चीजें बदली। मैक्रो पे क्या बदला? मैक्रो यानी बड़ा, मैक्रो। तो कॉलोनियल रूल आया, तो जैसे अपर क्लास के अंदर, अपर क्लास तो ब्रिटिश ही थे, लेकिन एक नई क्लास यहाँ पे हुई, सिविल सर्विसेज क्लास, लेकिन अंग्रेजों ने क्लर्क ही बना के छोड़ा सिर्फ। थोड़ा अपर ऊपर नहीं उठने देंगे वो, दे विल नॉट अलाउ देम, दे विल नॉट गिव देम द चांस टू मूव ऑन। धीरे धीरे उसको चैलेंज किया गया, और आफ्टर इंडिपेंडेंस एक नई क्लास निकली, प्रोफेशनल चीजें हुई। तो ये क्या हुआ? चेंज हुआ, मेरिट के बेस के ऊपर चीजें होने लगी, रिलीजियस इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो गया। रिक्रूट शुरू से, आईएएस जो शुरू में बनते थे कौन होते थे? वो अपर क्लास होते थे। क्या? अपर क्लास। लेकिन उसके बाद कास्ट और क्लास का कॉम्बिनेशन चेंज होता चला गया। हर क्लास से आ सकते हैं, हर कास्ट से आ सकते हैं, जिसके पास नॉलेज है, जो बदलना चाहता है अपने आप को वो कर सकते हैं। तो चेंज हो गया। ये क्या हुआ? ये मैक्रो चेंज है। क्या है? मैक्रो। ऐसे ही बिजनेस में लगा लीजिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट में लगा लीजिए। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैक्ट्रीज जगह जगह बनी, फैक्ट्री के क्लस्टर्स बने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे कॉन्सेप्ट आए, फिर भी माइग्रेंट लेबर हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरियाणा पंजाब में, बिहार और यूपी से बहुत सारा समाज आया, निटिंग वेयर इंडस्ट्री आई लुधियाना में, पानीपत में इंडस्ट्री आई, ट्रेड यूनियन बने, ऐसे हर जगह हुआ है। तो ये सारे मैक्रो हैं। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना, टाइम पे इलेक्शन होंगे, हाँ, तो ये सारी चीजें हम क्या कहलाएंगी? मैक्रो कहलाएंगी। ये सारे मैक्रो लेवल है। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट आए, रूल ऑफ लॉ आए, मैक्रो है। लेकिन माइक्रो में क्या होगा? फैमिली, फैमिली, उसमें भी चेंज आया। ट्रेडिशनल फैमिली जो है वो हो सकता है 3 घंटे पूजा करती हो, त्योहार मन रहा है 5 दिन तक, 10 दिन तक त्योहार ही मन रहा है जी। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें कम हुआ, सरकार का भी रोल आ गया। आज ईद की छुट्टी होगी, 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। कृष्ण जन्माष्टमी 1 दिन का, पहले तो जन्माष्टमी शुरू करने के 10 दिन और खत्म होने के बाद भी 10 दिन और। ऐसे ही ज्वाइंट, और मैंने जैसे बताया आपको न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया। और फैमिली क्या रहेंगी? फैमिली पैट्रियार्कल है। अभी भी यही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, पैट्रियार्कल की तरफ से थोड़ा टूटेंगे। अभी भी आप लोगों ने पढ़ा था कल, कोमल जी, आंचल जी, ब्रिजबाला जी, ब्रिजबाला जी को तो बताओ, ब्रिजबाला जी, हेलो ब्रिजबाला जी, आर यू देयर? ओके, वेयर आर यू पोस्टेड टुडे? आज तो इतनी बारिश आंधी आई है, तो छुट्टी होगी आपकी? अरे छुट्टी है आपकी? अरे वाह, रिजर्व्ड। तो पॉइंट ये है, जैसे कल ही आया, एमबीए ग्रेजुएट लड़की, एमबीए ग्रेजुएट सोलो ट्रिप्स पे जाना चाहती थी, एक एनजीओ खोलना चाहती थी, 20 लाख की गाड़ी दी घर वालों ने, एक्सपेंसिव फर्नीचर दिया, 20-25 लाख रुपए ब्याह में भी खर्च हुआ होगा। डिसेंट लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, लड़का डिसेंट गवर्नमेंट जॉब करता है, लेकिन डॉरी की डिमांड ही खत्म नहीं हुई, 3 महीने में उसने सुसाइड कर लिया, आपके ही पालम विहार में। हाथ पे लिखा उसने सुसाइड नोट, हाथ पे लिखा, अपने दुख लिखे, 5 पेज का लेटर लिखा, 3 महीने में, सिर्फ मात्र 3 महीने में। तो नया समाज है, नया समाज, नया जीवन नहीं झेल पाता, ये सब नहीं झेलना उसको ही। लेकिन लोगों की सोच पुरानी है। बताओ उसको क्या जरूरत थी? लड़की भी एडजस्ट नहीं कर पाई कि मुझे किचन में ही बांध के रख दिया है, मुझे तो सारा टाइम किचन में पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार से गड़बड़ हो गई सारी की सारी, गेम ओवर, एक जीवन खत्म हो गया। बड़े अफसोस की बात है, पुलिस ने केस किया, अब वो लोग भाग रहे हैं। अब जो बॉय के फैमिली मेंबर वो सारे वो भाग रहे हैं यहाँ, ठीक है। वो जो है अब गायब है, वो अब गायब है, बताइए। तो यही वाली बात है। तो ऐसी चीजें समाज में होती हैं, हो रही हैं, तो हमें देखना है कानून क्या कह रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। पहले जो है फैमिली के नाते आदमी पूरी जिंदगी झेलता था सब कुछ, कि भाई मेरे पापा को कुछ नहीं कहेंगे, मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे, मैं, अब मेरा तो कोई घर नहीं। लड़की का क्या कहना है? ना मैं इस घर की हूँ और ना मैं उस घर की हूँ, ये कॉन्सेप्ट चलता है। पापा के घर से यहाँ आ गए और यहाँ कभी इज्जत मिलेगी नहीं। तो यही लड़ाई चलती रही। वुमेन का रोल जो है सिर्फ हाउस होल्ड में रह जाएगा। हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट है,
लेकिन अगर उसको फ्रीडम चाहिए, उसको रिलैक्सेशन चाहिए, तो अपने हिसाब से करे, वो उसको दिया जाना चाहिए मौका। आप बात समझे मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। कोमल जी, यस सर। पढ़ाई करते करते देखो आप घर का भी काम कर लेते हो, कितनी बड़ी बात है। बहुत कम बच्चे करेंगे ऐसे। सो इंडिया का विलेज जो सेंट्रल है, जिस गांव को अमेरिका दिखाता है भाई ऐसा अजीब सा गांव है, वो भी चेंज होने लगा। आज पहली बार इस बार हुआ कांस फेस्टिवल में, आपने पढ़ा होगा, हमारे यहाँ से फोक सिंगर भी गया था, मामे खान, एक फोक सिंगर पहली बार कान फेस्टिवल में जो है फोक आर्टिस्ट गया, पहली बार फोक आर्टिस्ट। तो ये क्या हुआ कोमल, फोक आर्टिस्ट जब वहां गया तो ये यूनिवर्सलिज्म हुआ कि परोकलाइजेशन हुआ? कोमल, यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म। वेरी गुड। ठीक है, और चेंजेस क्या आएंगे माइक्रो लेवल पे अगर हम सोचें तो लैंड रिफॉर्म लगा लो, इसमें लैंड रिफॉर्म में चेंज आएगा, पॉलिटी के अंदर भी चेंज आएगा, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। आजकल लोग जॉब छोड़ के भी कास्ट पॉलिटिक्स में आने की बात करते हैं, बोलो। कास्ट में भी चेंज आएंगे सर। कास्ट में हाँ आएंगे, ये मतलब है, परिवर्तन है। और इम्पोर्टेंट बात हम करें, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, ये साथ साथ में चलेगा, चल रहा है हिंदुस्तान में। मॉडर्नाइजेशन हम किसको लिंक करते हैं? अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो सोशियोलॉजी ने बहुत सारा काम किया है इसमें, लेकिन वो बाइनरी बना देते हैं, बाइनरी, रूरल अर्बन, मैकेनिक ऑर्गेनिक, ऐसे करके आपने बाइनरी बना दी, या तो ये है या तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता, चीजें ज्वाइंट होती, चीजें बाइनरी के बावजूद भी जुड़ी हुई होती। ट्रेडिशन मॉडर्निटी से भी जुड़ा हुआ है। मॉडर्निटी जो है वो आप हिस्टोरिकल फैक्ट के केस में ही समझ सकते हो। तो पहले अनटचेबल्स को हम एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, कॉन्स्टिट्यूशन आया, हमने समझा भी, लेकिन बिना बिना कॉन्स्टिट्यूशन में हमने समझा ये गलत है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से वाकई क्या भारत बिल्कुल मॉडर्न हो गया? सर्विस सेक्टर में हम इतने आगे पहुंच गए, क्या उससे हमने छुआछूत बंद कर दी? क्या उससे हमने महिलाओं पर अत्याचार बंद कर दिए? क्या उससे समाज में महिलाओं की इज्जत बढ़ गई? क्या उससे समाज के अंदर जो मिसयूज हो रहा था, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या वो बंद हो गया? मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया, नहीं बंद हुआ वो तो। यानी ट्रेडिशनल मॉडर्न जो है वो डाइकोटॉमी नहीं है और वो बाइनरी नहीं है, वो जो है वो योगेंद्र सिंह साहब ने कहा कि एक परसिस्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल पैटर्न है, परसिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल पैटर्न इन द सिटीज, ये आप कह सकते हो। और साथ में क्या है, एक मॉडर्नाइजिंग अफेक्ट है इंडिया के कल्चर के ऊपर, वो इंक्लाइन हो रहा है। मेजर पॉपुलेशन आजकल माइग्रेट करती है, रेट ऑफ अर्बनाइजेशन थोड़ा बढ़ रहा है, कल्चरल मॉडर्नाइजेशन, रेट ऑफ कल्चरल मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। ये क्या आ रहा है भाई, कुछ दिखाई दिया मुझे स्क्रीन पे? अच्छा अच्छा, ओके। अब और हम क्या बोल सकते हैं, अर्बनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई ट्रेडिशनल सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या ट्रेडिशनल कल्चर जो है खत्म हो जाए, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनल सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर जो है वो अडेप्ट कर लेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा जो है अर्बनाइजेशन को कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये भी एक धारणा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडिया के कॉलोनियल पीरियड में भी था, रेलवेज थी, क्या उससे इंडिया अर्बनाइज हो गया? नहीं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री ब्लर हैं, लेकिन दोनों चीजें साथ में नहीं चलती ऐसा मानना, या दोनों चीजें साथ में चलेंगी ऐसा मानना, या एक खत्म होगा एक आएगा ऐसा मानना, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं। कम्युनिकेशन का भी कल्चरल मॉडर्नाइजेशन से बहुत ज्यादा लेना देना है। आज की डेट में पॉडकास्ट हो गए हैं, नव भारत टाइम्स का पॉडकास्ट है, जागरण का पॉडकास्ट है, नहीं पढ़ना आता, आप इलिटरेट हो, पॉडकास्ट ऑन कर लिया, सुनते रहो, टीवी देखते रहो, आजकल आदमी जागरूक हो गया। तो यानी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से इंडिया के अंदर क्या हुआ, कल्चरल डिफ्यूजन हुआ। कीवर्ड क्या हो गया, कल्चरल डिफ्यूजन। प्रिंटिंग प्रेस आ गई, टेलीग्राफ आ गया, पोस्टल सिस्टम आ गया, आज की डेट में तो व्हाट्सएप आ गया। हम जो कर रहे हैं वो उससे भी एडवांस है, न्यूज़पेपर से भी आगे पहुंच गए हैं। हम तो लाइव कर रहे हैं सब कुछ, बेटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ब्रिजवाला अपनी जगह, कोमल अपनी जगह, आंचल अपनी जगह, लेकिन हमें बेस्ट एफर्ट्स करने हैं। तो मॉडर्नाइजेशन
और कल्चरल, मुझे कहना चाहिए कल्चरल मॉडर्नाइजेशन और कम्युनिकेशन, उसका आपस में बहुत ज्यादा लेना देना है। लेकिन इससे हमारे पुराने ट्रेडिशन बिल्कुल खत्म हो गए ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा कहना बिल्कुल गलत। ठीक है जी। अब नेशनलिज्म की बात करें आज की डेट में, स्पेशली इन द सेकेंड डिकेड, तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म है आपका सिंगल नेशनहुड की भावना, भारत माता की जय, भारत एक है, कॉन्शियसनेस, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की कॉन्शियसनेस। तो जब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो इस मैनिफेस्टेशन को हम कहते हैं नेशन स्टेट कॉन्शियसनेस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारे पास कॉन्शियसनेस आए, उन्होंने हमें दबा के रखने की कोशिश की। लेकिन हम साथ में मॉडर्न हुए, पॉलिटिकली अवेयर हुए, कल्चरली भी हम अवेयर हुए, और हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चली हमारे यहाँ पे। तो नेशनलिज्म क्या हो गया? नेशनलिज्म इज ए मीन्स, it is a means and ends of social change. Nationalism is a means and end of social change while maintaining cohesiveness, among people at the national level. लोग सब एक रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़े। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस, लोग आतुर हैं नए चेंज के लिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी थी, उसने मॉडर्नाइजेशन और उसने नेशनहुड, नेशनलिज्म का जो कॉन्शियसनेस है उसको आगे बढ़ाया, ये हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी होगा, 5 ईयर प्लान्स आए शुरू से, सब जगह रोटी पहुंचेगी, सब जगह चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें होने की वजह से भी आप कह सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन आया, कल्चरल मॉडर्नाइजेशन हुआ। लेकिन पार्टीशन भी हुआ, पार्टीशन हुआ। जब जब कम्युनलाइजेशन, जब जब कम्युनल हार्मनी ब्रेक होगी, तब तब आपका मॉडर्नाइजेशन खत्म होगा, आपका मॉडर्नाइजेशन गिरेगा एक तरीके से। हम आज की बात में एक और बात करें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी कर लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन अगर हम बात करें, मैकॉले के मिनट्स आए, हाई अंग्रेजी लाद दी। हाई अंग्रेजी हम क्यों बोले? लेकिन पूरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना है। हमारी सिंगल जो भाषा थी, कोई एक भाषा नहीं है। अभी भी डिबेट हो रहा था कि हिंदी क्या राष्ट्रभाषा है? अरे हिंदी राजभाषा है। फिर हमारे मंत्री जी ने बोला सारी भाषाएं जो भी हैं वो राष्ट्रभाषाएं हैं। ये तो मैं शुरू से ही बोलता हूँ, भारत में राष्ट्रभाषा एक नहीं है, सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा हैं। हिंदी एक लिंकिंग लैंग्वेज है, हिंदी एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है, हिंदी सबको जोड़ती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी भाषाएं जो हैं वो सार्वभौमिक नहीं है। तो कास्ट, क्लास, एजुकेशन, लिबर्टी, आइडियाज, ये भी एजुकेशन से जुड़े हुए। अभी बोला गया है 3 लैंग्वेज फार्मूला, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें भी लैंग्वेज की बात है। प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला 4-5 दिन पहले, सभी भाषाएं अमेजिंग हैं, सभी भाषाएं हमारे लिए गोल्डन है, सभी भाषाओं का विकास होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है मॉडर्नाइजेशन से जुड़ी हुई। तो एजुकेशन का काम है क्रिटिकल थॉट्स को बढ़ाना। लेकिन बहुत बार हम सिर्फ एजुकेशन लेते हैं, मुझे नौकरी मिल जाए, बात खत्म। वुमेन एजुकेशन में जो है वो, वुमेन एजुकेशन तो हम रिफॉर्म के लिए करते हैं, वुमेन को ज्यादा जरूरी, हम ये सारी बातें करते हैं। मोर एंड मोर गर्ल एजुकेशन आई, उससे जो है फर्टिलिटी रेट कम हुआ, क्योंकि गर्ल्स को मैरिज में लेट एज हुई। जितनी एजुकेटेड उतना लेट मैरिज उतना कम पॉपुलेशन पे, शायद फैमिली भी अच्छी मिले। तो सोशल रिफॉर्म और वुमेन एजुकेशन जो है वो हमारे जुड़ गए। सोशल रिफॉर्म और वुमेन एजुकेशन, ये किसने बोला? एक चन्नाना थे, CHANANA, सोशियोलॉजिस्ट हैं, कोट कर सकते हो। ऐसे ही मैनन ने बोला कि एजुकेशन का काम क्रिटिकल थॉट बनाना है। मैनन वाज आल्सो सोशियोलॉजिस्ट। तो हम ऐसे लिखता है, मैनन सैड, सिंह सैड, चन्नाना सैड, वर्मा सैड, ऐसे करके आंसर लिखे जाएंगे। लिखना वही सब है, लेकिन नाम लिखने पड़ेंगे लोगों को। तो पॉइंट ये है कि मॉडर्नाइजेशन का अगर हम क्रिटिक बोले तो क्या डाइकोटॉमी है? मॉडर्न और ट्रेडिशनल के बीच में क्या डाइकोटॉमी है कि दोनों जुड़े भी हुए हैं? सोशल चेंज हो रहा है, चल रहा है, ट्रांजिशन है। तो मॉडर्न जो थ्योरिस्ट हैं वो इस बात को इग्नोर करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है।
हमसे तो तुम उम्मीद करते हो अभी मॉडर्न हो जाए, और 200 साल तक हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया। गैप बढ़ रहा है पुअर और रिच के बीच में, उससे मॉडर्निटी खत्म हो रही है। हमसे बोलते हैं गेहूं पे बैन मत लगाओ, खुद जो है वैक्सीन भी होल्ड करेंगे। ये है रिग्रेसिवनेस। हमसे बोलेंगे अपने मार्केट ओपन करो, लेकिन खुद नहीं करना है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वेस्ट और इसके, ये सारी चीजें हमें जोड़ती हैं उस चीज से। तो कामत, देयर वाज अ सोशियोलॉजिस्ट कामत, तो कामत साहब ने आर्ग्यू किया कि आज की डेट में भी कल्चरल इंपीरियलिज्म है। वो आज की डेट में भी चाहते हैं कि इंडियन इंफीरियर है। अब तो थोड़ा कोरोना के बाद तो और चीजें बदली, अब तो इंडियन गाने सब जगह बजते हैं, क्लासिकल सिंगिंग भी सब जगह होती है, लेकिन हमें इंफीरियर माना जाता था, हमें हाइजीनिक नहीं माना जाता था। है पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है, हमें सोचते थे कि यहाँ सब मर पड़ के मर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ? अमेरिका में हुआ है जो हुआ। अमेरिका, यूरोप, चाइना, सब जगह हो रहा है। तो यानी कि मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि हिस्टोरिसिटी नहीं होगी। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि क्रिटिकल आर्गुमेंट नहीं होंगे। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि आप मुद्दों को होलिस्टिकली नहीं देखोगे। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि आप कल्चरल एस्पेक्ट में सिर्फ चीजों को सिंपलिस्टिकली देख लोगे। मॉडर्निटी का मतलब है एक ओवरऑल ऑनगोइंग प्रोसेस, जिसमें लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, संस्कृतिजेशन, वेस्टर्नाइजेशन सब कुछ चलेगा, और तब जाकर आपकी चीजों को आप एक अलग दिशा में ले जाओगे, एक पैराडिम एक क्रिएट करोगे, पॉजिटिव पैराडाइम आप क्रिएट करोगे। ऐसा हम कह सकते हैं। ये मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया किसके बारे में, मॉडर्निटी टू ट्रेडिशन। मैंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन आपको डिटेल में बता दिया। उस दिन में मैंने बताया था कि जो है वो जो योगेंद्र यादव साहब का जो इंटीग्रेटेड व्यू था वो हमने डिस्कस किया था, उसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। कोई डाउट, कोई सवाल? हेलो।